देखिए, कांग्रेस 127 साल पुराना संगठन है। कांग्रेस की अपनी एक कार्यशैली है, संस्कृति है, विचारधारा है। कांग्रेस के पास कुशल नेतृत्व है। आगामी चुनाव कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा और अपना नेतृत्व हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, कांग्रेस के उपाध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और हर राज्य में जो हमारे कांग्रेस के नेतृत्व है, सामूहिक रूप से हम अगला चुनाव लड़ेंगे, लोगों के पास जाएंगे, अपने कार्यक्रम, अपनी उपलब्धियां लेकर। जहां तक प्रश्न एक राजनीतिक दल का निर्णय करने का है, मुझे उस पर टिप्पणी नहीं करनी, ना ही शुभकामनाएं दे सकते हैं। प्रजातंत्र है। अगर इस पे बारे में चिंता होनी चाहिए, वो कांग्रेस को तो नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी नेतृत्व को उसकी चिंता है, सर्वविदित है। हमारी सहानुभूति उनके साथ है। देखिए, एक गलतफहमी कुछ लोगों को हो सकती है। कांग्रेस एक इतना बड़ा संगठन है जिसने इस देश की आज़ादी के संग्राम से लेकर आज तक कार्य किया है और कांग्रेस का योगदान इतिहास के पन्नों में उल्लेखित है। कांग्रेस को इसका कोई चिंता नहीं। एक राजनीतिक दल अपना निर्णय करता है, हर राजनीतिक दल अपने निर्णय करेंगे, पर अंतिम निर्णय भारत के 80 करोड़ मतदाता करेंगे। एक कमरे में बैठकर उनका निर्णय नहीं किया जा सकता, मैं ये कहता हूँ। तो उन पे छोड़ दीजिए, उनकी बुद्धिमत्ता पर छोड़ दीजिए। यहाँ पे नौजवान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, अल्पसंख्यक है, हमारी अनुसूचित जाति के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं। ये देश, अगर आप इसकी विविधता को देखें, एक विशाल देश है, इसकी एक अपनी सोच है और इस देश ने हमेशा अपने हित को देखते हुए, समाज के हित को देखते हुए निर्णय किया है। कांग्रेस पार्टी की सोच एक दूरगामी है। इसीलिए जो मैंने आज कुछ उल्लेख किया, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, बड़े बड़े संस्थान बनाने का, हमारी सोच इन विषयों से जुड़ी है जिससे हमारे देश और समाज का लाभ हो। प्रश्न है बीजेपी का, तो ये बीजेपी को मुबारक, इस पे ज़्यादा टिप्पणी की कोई आवश्यकता नहीं है। मोदी जी को गुजरात के अलावा थोड़ा बहुत राष्ट्रीय भ्रमण की भी ज़रूरत आवश्यक थी, वो निकले हैं, बड़े व्याकुल हैं। व्याकुलता किस बात की? अभी तो चुनाव अप्रैल महीने में होगा, अभी कई महीनों से भाग रहे हैं और इतने उत्सुक कि 15 अगस्त के दिन नहीं रहा गया। देश के पंत प्रधान बोल रहे हैं लाल किले से, जो परंपरा 15 अगस्त 1947 से है। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ से राष्ट्र को संबोधित किया। हर देश के प्रधानमंत्री ने, चाहे उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री आए, इंदिरा गांधी आए, राजीव गांधी आए, अटल बिहारी वाजपेयी आए, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उस दिन का एक अपना सैंक्टिटी जिसको कहते हैं, एक ऐसा दिवस है देश के लिए, राष्ट्रीय पर्व है, उसको भी नहीं छोड़ा। उसका भी एक पैरेलल कार्यक्रम का आयोजन अंबिकापुर में नहीं, वो लालन कॉलेज से अहमदाबाद से किया। और अब तो जहां हम देखते हैं वो एक नकली लाल किला बना दिया अंबिकापुर में, कई करोड़ रुपए की लागत से एक रेप्लिका बनाया गया, वहां से भाषण दे रहे हैं। उनको मुबारक इस बात की। मैं ये चीज़ कह सकता हूँ बड़ी जिम्मेवारी और विनम्रता से, जो मोदी जी में नहीं है ये, कि वो रेप्लिका से, नकली लाल किले से ही भाषण देंगे और जितना दें संतुष्ट रहें। नो, लेट मी वेरी क्लियरली से वन थिंग. Congress has its culture and tradition. Congress has always believed in putting together a leadership which can carry the country forward. We are a parliamentary form of government. We are not a presidential form of government. Narendra Modi, when he talks of having a debate, he forgets that he is living in the Republic of India, not United States of America, where presidential debates take place.
between Obama and his challenger, whether Mitt Romney or McCain. In India, we don't have this culture. In India, people elect members of parliament, and the elected majority forms the government, and the rejected minority sits in the opposition. If Modi is so fond of a presidential form of government, looking at a country which denies him the visa, what can I say about him? Secondly, I do not know what kind of popularity you are referring to. Mr. Narendra Modi has dragged the political discourse to a low level. His conduct has never been dignified. Grace and courtesies have never had any relationship with Narendra Modi. Boastful in his claims, and his claims are utterly false. The Gujarat model of development, let me explain. During his period, Gujarat has become one of the first 3 indebted states of India. From a loan public debt of 32,000 crores, Gujarat today has a public debt of 1,33,000 crores and has the distinction of being at number 3, that is after West Bengal with 1,92,000 crore, UP with 1,70,000 crore plus, and third is Gujarat. You can check the facts. 2, social indices. Name all the major states. Highest number of school dropouts is in the state of Gujarat, 27 out of 1,000. Highest number of malnutrition deaths are taking place in rural Gujarat, 44 out of 1,000. Least access to potable drinking water is in the state of Gujarat. When it comes to the security, in a country which has its own diversity, we are like a bouquet, multilingual, multicultural, multi-ethnic, multi-religious. The less said, the better. Again, the claims of foreign direct investment. Day before yesterday, Times of India had a front page story that Gujarat has slipped to number 5. When it comes to domestic investment, even Orissa has overtaken Gujarat. But when it comes to FDI, let me give you the number. Between the year 2000 and 2013, India has attracted foreign direct investment in excess of $272 billion US dollars. No, I stand corrected, $296 billion, out of which $272 billion has come during the UPA 1 and UPA 2. 170 billion plus 175 almost is between 2009 and now, when the world is facing a severe economic crisis. Now, Mr. Modi's claim that he has the highest FDI is false, because as per the Reserve Bank of India published figures, Reserve Bank of India has an office in Bhopal, they have an office in Jaipur, they have an office in Ahmedabad, they also have an office in Hyderabad or Mumbai and Delhi and elsewhere. 67 billion US dollars is the foreign direct investment which has come at RBI Mumbai for the state of Maharashtra. 36 billion US dollars is the FDI that has come to RBI Delhi, which is also meant for Haryana and adjacent part of UP, that's Noida region. 11 billion plus is in Andhra. More than 9 billion is both Tamil Nadu as well as Karnataka. 8.532 billion is the FDI in Gujarat in 13 years. तो 13 साल में अगर कोई व्यक्ति कहे कि 8 बिलियन 8 खरब डॉलर 67 खरब डॉलर से बड़ा है, तो मैं इसमें क्या टिप्पणी करूं? अब ऐसा गणित मैंने I have not read that mathematics. My teachers were good who told me that number 8 is bigger than 67 or 36 or 11. So I am being very clear and categorical about it. So whatever he has said, I am just puncturing holes, and this is my clear challenge. Narendra Modi has never answered me when I have given these numbers. He comes and says
दैट वाइब्रेंट गुजरात का हमने बहुत बड़ा आयोजन किया। हर आयोजन में 15 लाख करोड़ के MOU साइन होते हैं, 12 लाख करोड़, 15 लाख। तो RBI के पास नहीं आया, वो सीधे ऊपर से बरस के आया, और कहाँ उसका रिकॉर्ड है? डू यू कॉल दिस सक्सेस? आई कॉल इट अ फेलियर। Pardon? Why has he won the league? He has not done anything. Why has he won? Keeps winning elections. Well, I must say that in a democracy people decide. If he has effectively built a hyperbole or a campaign which is based on utterly false claims and boastful claims, one day this balloon will be punctured. इस गुब्बारे की हवा निकलेगी तो ज़रूर। ये आंकड़े जो मैं आपको दे रहा हूँ, अभी तो गुजरात के अंदर बैठे तो देश ने नहीं देखा, अब बाहर आए हैं तो सारे आंकड़े दिए जाएंगे, पूरे देश के सामने तस्वीर रखी जाएगी, उनसे भी प्रश्न किए जाएंगे। ये कोई ऐसा बात नहीं है। तो परेशानी हमको नहीं है। ये चुनाव नरेंद्र मोदी सेंट्रिक नहीं होगा, ये चुनाव भारत का चुनाव होगा, भारत के लोगों का चुनाव होगा, विचारधाराओं की लड़ाई होगी, हमारी अपनी परफॉर्मेंस की लड़ाई होगी। और हम कोई घबराने वाले नहीं, गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। 127 साल पुराना दल, अगर कोई व्यक्ति भाग रहा है व्याकुल होकर, उससे नहीं हम घबराते। देखिए, मध्य प्रदेश में पोटेंशियल बहुत है। मध्य प्रदेश में अनुकूल वातावरण बनना चाहिए। अनुकूल वातावरण बनेगा तो मध्य प्रदेश बिना झिझक मैं कह सकता हूँ, जिनका जिक्र हुआ दूसरे राज्य का, गुजरात से कहीं आगे जाएगा। और इसीलिए हमने, केंद्र की सरकार ने योजनाएं दी हैं, केंद्र की सरकार ने औद्योगिक बड़े शहर दिए हैं, बड़े संस्थान दिए हैं, क्योंकि हमारी सोच राष्ट्र निर्माण की है, हमारी नीति भारतीय नीतियाँ हैं। तो मध्य प्रदेश की पोटेंशियल बहुत है और मैं बड़े सम्मान करता हूँ इस राज्य का, जिसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्र निर्माण में रही है और आने वाले समय में रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्यूरिंग द एंटायर regime of NDA, the foreign direct investment which India received was less than 30 billion. During the UPA regime, it is 274 billion plus. I am excluding the current year, which we are doing very well, and we are 24% plus on year basis on FDI into India in 2013. Number two, economic growth, औसत ग्रोथ हमारे कार्यकाल में 8.2% रही है। आर्थिक संकट और वित्तीय संकट पूरी दुनिया में आया है। फाइनेंशियल क्राइसिस एंड इकोनॉमिक क्राइसिस इज ग्लोबल, नॉट लोकल। हमारे पर भी एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वो प्रभाव पड़ा है, तेल की कीमतों में भारी उछाल आया। बीजेपी के टाइम में, एनडीए के टाइम में, ब्रेंट क्रूड जो पेट्रोलियम है, ऑयल है, उसकी एक बैरल की कीमत $23-24 से ऊपर कभी नहीं गई। सन 2008-9 में भी वो वापस आ गई थी $42 और $45 के बीच में। आज वो $114 से ऊपर है। जहाँ तक इकोनॉमिक की बात है, दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई 2008 के वित्तीय संकट के बाद। पूरा यूरो जोन घबराहट में है। वहाँ पे ग्रोथ नहीं, नेगेटिव ग्रोथ है। दसियों लाख रोजगार खत्म हुए हैं अमेरिका में, मिलियंस में, और दुनिया में करोड़ों में। हमारी फिर भी 8.2% पे हम चले। बाहर के बाजार में जो कीमत है किसी चीज़ की, जो आपको निर्यात करनी है, इंपोर्ट करनी है, आपका उस पर कोई अधिकार नहीं है। अगर बीजेपी या नरेंद्र मोदी के हाथ में कोई ऐसी जादू की छड़ी है कि बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $114 पे मिलता और देश के अंदर $14 में ले आए, तो ऐसा मैं तो नहीं, अचंभा होगा मुझे अगर ऐसा कोई कर पाए। जहाँ तक रुपए की बात है, रुपए में उछाल है। मार्केट्स में भी मंदी आई थी। 17,000 से नीचे सेंसेक्स चला गया, फिर सेंसेक्स अब 20,000 के पास पहुंच गया, तो 3,000 बढ़ गया एक हफ्ते में। उसका कोई नहीं जिक्र करता, फिर बधाई नहीं देते। रुपया 68-69 के पास चला गया, वापस 63 पे आ गया, तब नहीं किसी ने टिप्पणी करी, मैंने किसी से नहीं सुना उसका। और दुनिया के हर देश की करेंसी टूटी है।
डॉलर मजबूत होने से, ब्राज़ील के रियाल से, रशिया का रूबल, साउथ अफ्रीका की करेंसी है रैंड, इंडोनेशिया का रुपया, मैक्सिको का पेसो, मैं पूरी सूची आपको दे सकता हूँ। और पिछले एक सप्ताह में जो करेंसी की परफॉर्मेंस है, इंडियन रुपये की परफॉर्मेंस सबसे बेहतर गई है पिछले एक हफ्ते में। तो ऐसा कहना, मैं एक चीज़ इस पे और जोड़ दूँ कि जो इस पे रनिंग कमेंट्री करते हैं बड़ी खुशी के साथ, जिस तरह T20 क्रिकेट मैच की करते हैं 2020 की, वैसा टिप्पणी करते रहते हैं जो गैर जिम्मेवाराना, क्योंकि देश तो सबका है। ऐसा वातावरण पैदा कर दे पिछले कई साल से जिससे निवेशक घबराए। कोई सरकार निर्णय करे, जिस तरह FDI पे निर्णय किया, सिंगल ब्रांड रिटेल, मल्टी ब्रांड रिटेल, तो उसको संसद में ले गए, बहस हुई, वोट हुई, अदालत में चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि बहुत अच्छी नीति लाई है सरकार। उसके बाद धमकाते हैं फॉरेन इन्वेस्टर को कि तुम आओगे तो हम देख लेंगे। ये हो रहा है, ये सत्य है या नहीं है, ये कहा जा रहा है। तो एक ऐसा वातावरण के बावजूद मनमोहन सिंह जी और UPA की सरकार काम कर रही है। मजबूत प्रधानमंत्री कौन होते हैं? नीति बनाएं, निर्णय करें, कठिन समय में चुनौती का सामना करें। भारत के प्रधानमंत्री से अखाड़े में जाकर दंगल करने की तो नहीं उम्मीद कर सकते। अगर उनके पास ऐसे हैं तो वही काम करें। मजबूती सोच की होती है, मजबूती नीति की होती है, मजबूती निर्णय की होती है। वी विल डेफिनेटली डिफीट आवर ओपोनेंट्स एंड वी विल, द कंट्री विल हैव अ UPA 3, इट विल बी द हैट्रिक। देखिए, हमने, चाहे वो व्यापार है चाहे निवेश है, उस पर कागजी कार्रवाई कम कर दी है। पहले बहुत वो आपको आवेदन देने पड़ते थे, कई फॉर्म्स भरने पड़ते थे, अब वो इलेक्ट्रॉनिकली कर दिया गया है। आयात निर्यात का सारा काम इलेक्ट्रॉनिक है, सारी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिकली लिंक कर दी गई हैं। जो किसी को बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट है वो भी इलेक्ट्रॉनिक है। आपको किसी अधिकारी के पास जाकर किसी खिड़की में कागज़ लेकर नहीं जाना पड़ेगा। आपने एक जगह पे अगर कोई कागज़ जमा किया है इलेक्ट्रॉनिकली, वो सारे जो देश के अंदर 68 लोकेशंस हैं, एकदम से वहाँ पे ट्रांसमिट हो जाता है। ई-बिज़ के लिए जो कई सर्विसेज हैं, हर राज्य की सर्विसेज हैं जिसमें अप्रूवल होती हैं, ई-बिज़ में एक कॉमन प्लेटफॉर्म में उसका एक गेटवे, पेमेंट गेटवे अलग से बना दिया है। उसमें सारी सर्विसेज को एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया है। आपको सेल्स टैक्स है, आपको कोई बिजली का बिल भरना है, आपको कोई बैंक की पैसा देना है, आपको कोई कोड लेना है व्यापार का, कोई इंडस्ट्रियल लाइसेंस अप्रूवल लेनी है, ई-बिज़ प्रोजेक्ट के ये मायने हैं। अभी ये औपचारिक रूप से हमने 27 जनवरी को आगरा से इसको लॉन्च किया है। 11 राज्य इसमें अभी पहले जुड़े हैं। उम्मीद यह है कि 2 बरस में पूरा देश और सारी सर्विसेज इसमें कवर हो जाए। एक चीज़ है, विपक्ष के पास यही तो चीज़ रही इतने समय कहने में। मेरा प्रश्न ये है कि अगर हमको भी ऐसा ही चर्चा करनी हो तो पहले तो जिस राज्य में मैं बैठा हूँ यहाँ पे भी बहुत बातें उठी हैं, सर्वविदित हैं। दूसरी बात, इस देश में कानून का राज है। एक बात है आरोप लगना, एक है उस पर कानून अपना काम करके सच्चाई को सामने लाए, उसको अपना काम उनको करने दें। पर देश में एक ऐसा वातावरण बनाया गया है जिससे कई सेक्टर्स में निवेश प्रभावित हुआ है। एक टेलीकॉम सेक्टर है जिसमें पिछली 2 ऑक्शंस बिल्कुल कोलैप्स कर गए। देश के अंदर भरपूर कोयला है और भारतवर्ष अपना कोयला नहीं निकाल सका। 16 खरब डॉलर का कोयला भारत को बाहर से मंगाना पड़ा, $16 बिलियन। 100 मिलियन टन आयरन ओर भारत एक्सपोर्ट करता है, जो एक्सपोर्टेबल सरप्लस है। पिछले 1.5 साल से हमने आयरन ओर का एक्सपोर्ट बंद कर दिया, हमको इंपोर्ट की हालत पे पहुंचा दिया। तो ये बुनियादी बातें हैं, कहना और सच्चाई में बहुत बड़ा अंतर होता है। हमारी सरकार ने जहां आवश्यक हुआ है कदम उठाए, कार्रवाई करी है, पर देश में जो सकारात्मक काम हुए हैं, जो बड़ी नीतिगत निर्णय हुए हैं जिससे समाज और देश की एक निर्माण में बड़ा योगदान है,
उस पर चर्चा रहे तो बेहतर होगा।